हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ओके, और आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। तो बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बच्चों, जो हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करते हैं, उसके पहले हम लोगों को डोमेन मालूम होना चाहिए। क्योंकि रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है फंक्शन का, और आउटपुट अपन को कब मिलता है? जब इनपुट रखते हैं। तो रूल नंबर 2 में है कि अगर डोमेन, फंक्शन का डोमेन जो है, वो ऑल रियल नंबर, फंक्शन का डोमेन कुछ इस प्रकार से हो, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक। मतलब कि डोमेन जो है ना वो डिस्क्रीट वैल्यू हो, इस टाइप का। यानी अगर डोमेन जो है फंक्शन का वो सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू है, तब रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी कल को अगर सपोज दैट किसी फंक्शन का जो डोमेन आता है, वह डोमेन क्या आता है? केवल 1, 2, 3 वगैरह। जैसे कोई फंक्शन का डोमेन आया 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तब फंक्शन का हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज कैसे निकलेगा? तो बच्चों, अगर डोमेन जो है फंक्शन का इस तरह से कोई डिस्क्रीट वैल्यू है, तो रेंज जो होगा, जैसे फंक्शन जो है ना y = fx है, मान लेते हैं y = fx, तो रेंज ऑफ फंक्शन fx जो होगा वो डायरेक्ट क्या होगा जानते हो? ये x1 का वैल्यू है, यहां पर रख दो, यानी fx1 हो जाएगा, x2 रखोगे तो क्या बनेगा? fx2। 3 रखोगे x3 तो क्या बनेगा? fx3। इसी तरह से सारे x का वैल्यू रखते जाएंगे, और जैसे लास्ट वैल्यू है xn, तो क्या हो जाएगा? xn, fxn। तो अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन सपोज दैट डिस्क्रीट वैल्यू है, क्या है बच्चों? डिस्क्रीट वैल्यू, इस तरह से x1, x2, x3, xn वगैरह, तो उस फंक्शन का जो रेंज निकालेंगे वो डायरेक्ट x का वैल्यू रख देंगे, और जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा। यानी अगर डोमेन डिस्क्रीट वैल्यू है तो क्या करो? उस वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में रखो, और जो सॉल्व करके आता है, जो वैल्यू आता है सॉल्व करके, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा बच्चों। वो हमारा क्या होगा? रेंज। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो फाइंड करना है रेंज ऑफ, एक क्वेश्चन है जैसे फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन fx = 6 - xc x - 3। सपोज दैट एक ये फंक्शन है और इस फंक्शन का हम लोगों को रेंज फाइंड आउट करना है। तो यह फंक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, 11th क्लास में आप लोगों ने NCR पढ़ा था, NCR। और बच्चों, ये NCR कब डिफाइंड होता है? जब n और r दोनों इंटीजर हो। n और r कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। n का वैल्यू जो होगा, सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि n का वैल्यू > r होगा, और तीसरा पॉइंट r जो है > 0 होना चाहिए। r का वैल्यू क्या होना चाहिए? > 0। ठीक है, लेकिन n का वैल्यू जो होगा > r होगा, और n जो है वो भी > 0 होना चाहिए। यानी क्या कंडीशन है? NCR डिफाइंड कब होता है? NCR डिफाइंड होगा कब? डिफाइंड होगा जब r का वैल्यू > 0 हो। n जो है r का वैल्यू > 0, n इज > 0 एंड n इज > r।
और बाकी चीज क्या है, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, ए भी इंटीजर होना चाहिए। आर का जो वैल्यू ना वो 0 हो सकता है, लेकिन एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था एनसीआर और एनपीआर दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है, ये चीज साइड में लिख लेना। तो हमारे पास जो फंक्शन है इसका डोमेन निकालना है, और वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। तो ये तो कंडीशन जो है ना फर्स्ट वाला, ये केवल ये बता रहा है कि एन और आर का वैल्यू हम इंटीजर लेंगे। मेन कंडीशन जो है सेकेंड और थर्ड है। तो सबसे पहला चीज क्या है, देखो आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आर के जगह है x माइनस 3, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात क्या है, n ग्रेटर देन 0, तो n के जगह पे कौन है, n के जगह पे 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो n के जगह क्या है 6 माइनस एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू r, r के जगह क्या है x माइनस 3 है। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन निकलेगा। मतलब अभी सबसे पहले हम फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हैं। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और जो इंटरसेक्शन आएगा वो x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू को क्या बोला जाता है, डोमेन। तो यहां से देखो x ये -3 राइट साइड में जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, यहां से देखो x क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे x लेस देन 6 आ रहा है। मतलब ये बात पता चल गया कि x का मान जो होगा, x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, मतलब 3 से बड़ा होगा। x लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा होगा। अब यहां पर आओ, ये x उधर जाएगा तो 2x बनेगा, और ये -3 इधर आएगा तो 6 + 3 ऐसा हो जाएगा क्या, ये क्या बन गया, 6 + 3 9 होता है, ये 2x हुआ। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x इज लेस देन इक्वल टू 9। आगे इसको अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। आगे कहने का मतलब आगे इसको अपन लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4.5। तो ये तीनों को देखो, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या बोल रहा है x इज लेस देन 6, और ये क्या बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 4.5। तो ये इन तीनों से मिला करके क्या पता चल रहा है, x 3 से बड़ा होगा और 3 के बराबर, लेकिन 4.5 से छोटा होगा और इसके बराबर। इंटरसेक्शन लेंगे आप तो यही आएगा। तो मैं इंटरसेक्शन लेना पहले सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब तुम बताओ कि यहां पर बताओ क्या बोला गया है कि n और r इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर कब होगा, जब x इंटीजर हो जाएगा तभी ना इंटीजर होगा। तो क्या मालूम है कि एज x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो यहां से हम जो x का वैल्यू बताएंगे, हैंस x जो होना चाहिए, x का वैल्यू 3 से लेकर के 4.5 तक है। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, इंटीजर 3 से लेकर के 4.5 तक में 3 होगा और 4 होगा, 3 के बाद एक 4 ही आता है और कोई दूसरा इंटीजर नहीं होगा। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन आया, इस फंक्शन का जो डोमेन आया वो डोमेन क्या आया, इस फंक्शन का जो डोमेन आया हम लोग के पास बच्चों, वो डोमेन आया, वो डोमेन जो आया है वो केवल 3 और 4 आया। तो अब जो रेंज निकलेगा, देखो रेंज निकालना कितना आसान है, डायरेक्ट x के जगह पे 3 पुट करेंगे मतलब f3, x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो f4। अब f3 और f4 कहीं रफ में सॉल्व करके निकाल लो। देखो fx फंक्शन क्या है, 6 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। अगर x की जगह 3 रखोगे, x की जगह 3 रखोगे तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 सी, 3 माइनस 3 0, 3 से 0 होता है 1, एन सी 0 होता है 1। जिनको मालूम नहीं है वो लिख लेंगे, एन सी 0 1 होता है, तो 3 से 0 भी 1 हो जाएगा। फिर x के जगह 4 रखेंगे
तो F4 मिलेगा। 6 - 4 इज 2 और 4 - 3 इज 1, तो 2C1 हुआ। 2C1 का वैल्यू हो जाएगा 2। होता क्या है बच्चों कि NC1 जो होता है वो N होता है। तो यहाँ से देखो F3 1 आया और F4 क्या आया 2, तो हमारा रेंज जो हो गया वो 1 और 2, ये हमारा रेंज हो गया फंक्शन का। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर यह सीखा कि अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर डिस्क्रीट वैल्यू आता है, मतलब कुछ ही वैल्यू आता है इस तरह से 3 4 जैसे यहाँ पर आया है, तो रेंज निकालने के लिए उस x के वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में रख दो और जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया अपना, रेंज 1, 2 आ गया। यानी ये बहुत ही आसान है कि इनपुट डालो और आउटपुट जो आएगा वो रेंज हो जाएगा। इनपुट मतलब डोमेन निकल गया अगर इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू, तो डायरेक्ट फंक्शन में डालो, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा रेंज, समझा कि नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या चीज है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मतलब मजा भी आएगा। ठीक है, देखो रेंज ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान से सुनना, और एक इधर मैं बता रहा हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दोनों में देखना क्या चीज है, किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और किसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इधर x का वैल्यू बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और अगर फंक्शन है y = fx, अगर फंक्शन है y = fx, तो y = fx फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, कब बोला जाएगा, जब हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएं तो y का भी वैल्यू बढ़ते जाए। x का वैल्यू बढ़ाते जाएं तो y का वैल्यू क्या होता जाए, बढ़ते जाए। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे सुनो, ग्राफ से देखो, ये वाला फंक्शन देखो, ये ग्राफ देखो, ये हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी x कितना है, x1, तो अभी जो y का वैल्यू आया वो fx1 आया, x1 यहाँ रखेंगे तो y fx1 मिलेगा। अब मैं x का वैल्यू बढ़ा दिया, जैसे x2 ले लिया। अब क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब fx2 कहाँ होगा, मतलब y का वैल्यू कहाँ आएगा। तो y देखो, यहाँ से हम इधर चलेंगे तो ये आया fx2। तो तुम ही बताओ बच्चों कि fx2 जो है वो fx1 से बड़ा है क्योंकि ऊपर है। यानी अगर हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ाने के साथ y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ दो तरह से हो सकता है, एक इस तरह से बढ़ता हुआ, एक और तरीके से बढ़ता है। जैसे देखो इस तरह से, ये भी तो है, देखो x1, तो ये रहा y1, x2, तो ये रहा y2। क्या x2 बढ़ा है तो x1 बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ये दो तरह से होगा, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। ऐसे भी जा सकता है सीधा बढ़ते हुए इस तरह से।
अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे जब x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कम होगा। अगर x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू कम होते जा रहा है, तो वैसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। जैसे ये देखो, ये अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस फंक्शन को देखो ये वाला। अभी क्या है कि x1 ये जो फंक्शन का वैल्यू है ये fx1 है। यहां देखो fx1 हो गया। अब x का वैल्यू बढ़ा दिए x2, तो fx2 देखो यहां आ गया। अब हुआ क्या कि x2 तो ग्रेटर देन x1 है, दिख रहा है x2 बड़ा है, लेकिन यहां fx1 ऊपर है, तो यहां क्या है कि fx1 जो है वो बड़ा है किससे? fx2 से। मतलब उल्टा हो गया कि x2 बड़ा हुआ x1 से, लेकिन उसका आउटपुट उल्टा हो गया। तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसे होगा या किस तरह से होगा, या तो किस तरह से होगा बोलो, ऐसे, या तो ऐसे भी बन सकता है। ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है आप लोगों के सामने, सोच रहा होगा कुछ बच्चे लोग कि सर हमको ग्राफ नहीं ड्रॉ करने आता है। तो बालक, इसलिए तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, बेसिक फंक्शन, और ग्राफ बताया था। कहाँ काम आया उस ग्राफ का, उस टाइप्स ऑफ फंक्शन का, बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन का? यही रेंज निकालने में काम आएगा। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ क्लियर पता है बच्चों, एकदम मालूम है, तो ग्राफ तुम ड्रॉ करके देख सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब बात आती है कि अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे? तो अगर बच्चों ये पता चल गया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। सुनो कैसे, कि अगर कोई भी फंक्शन है y = fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू a, b, ध्यान से देखना, देन अगर कोई फंक्शन जो है ना इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फोटो से समझो, ये फंक्शन देखो, ये से ये रहा x का वैल्यू और ये b रहा। ये से b तक में आप देखो बच्चों, a से b तक में ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और आप लोग को पता है रेंज क्या होता है, कि ऐसा इंटरवल जो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो, कहाँ पर? y एक्सिस में। तो इस टाइम बताओ रेंज हम लोग कहाँ देखते हैं? y एक्सिस में देखते हैं रेंज को। रेंज कहाँ देखते हैं? y एक्सिस में। तो ये ग्राफ जो है a से b तक है, तो ये पर जो वैल्यू निकलेगा उसको क्या f ये बोला जाएगा। और जब x के जगह b रखेंगे तो वो क्या आएगा? fb आएगा। तो थोड़ा सा याद करो कि रेंज क्या होता है ग्राफिकल मेथड से। रेंज होता है ग्राफिकल मेथड से एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, या तो हाइट ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ का हाइट कितना है? इतना है, यानी कितना है? इतना है। तो अगर मैं ये हाइट पूछूं तो क्या लिखोगे? एफ बी माइनस एफ ए लिखोगे। लेकिन यहाँ हम लोग को रेंज बताना है, तो रेंज क्या लिखेंगे? एफ ए से लेकर के एफ बी तक। तो इस केस में जो रेंज हो जाएगा वो रेंज क्या होगा? डायरेक्ट बच्चों एफ ए कोमा एफ बी क्लोज इंटरवल। बहुत ही आसान है। अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, तो इसका रेंज जो होगा ना इस इंटरवल में, डायरेक्ट क्या करो, ये रख दो, तो एफ ए से लेकर के एफ बी तक। यही अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता किसमें? इन x बिलोंग्स टू a से b में,
तो मामला उल्टा हो जाएगा। और उल्टा क्या होगा, तो रेंज जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा रेंज, ये एफ ए जो है ना ये बाद में आएगा और एफ बी पहले हो जाएगा, ये चीज होगा, एफ बी पहले और एफ ए बाद में। ऐसा इसलिए होगा कि अब जो फोटो बनेगा इस तरह से बनेगा, और ये रहा आपका और ये बी रहा, तो एफ ए यहाँ है देख सकते हो और एफ बी यहाँ है। तो हम लोग रेंज कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक, ये वाला रेंज हो गया यहाँ से यहाँ, तो एफ बी कोमा एफ ए, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल में ये रेंज हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का रेंज निकालने का ये टेक्निक है। बहुत ही आसान है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में ए से बी तक में, तो उसका रेंज डायरेक्ट हो जाएगा, ए पुट कर दो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, और बी जब पुट करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू। एक तरह से ये जो चीज है ना फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो चीज है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज कैसे लिखते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, लेकिन इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ जो ऊपर है, और ये जो हुआ एफ बी ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। तो रेंज हमेशा मिनिमम कोमा मैक्सिमम लिखते हैं, तो मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है रेंज का, अगर कहीं फाइंड आउट करना होता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे होता है। चलो बच्चों कुछ छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग इसको अप्लाई करना सीख सकें। देखो अच्छा, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि log x फंक्शन जो है, log फंक्शन जब बेस का वैल्यू ए से बड़ा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और जब बेस का वैल्यू 1 से कम होता है 0 से बड़ा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x वाला जब बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और बेस 1 से कम हो और 0 से बड़ा हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा आपको निकालना है रेंज ऑफ ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस फंक्शन के गोद में एक दूसरा फंक्शन बैठा है, तो सबसे पहले ना हम इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं। इस फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, रेंज। तो यहाँ जो ए फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर, जैसे मान लिया अगर इसको जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, हर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो इसका जो रेंज होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज जो होता है, अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 है तो रेंज जो होगा, रेंज वो माइनस डी बाई 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। और अगर ये जो है ना लेस देन 0 है तो इस केस में जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 होता है। बोलोगे कहाँ पढ़े हैं सर, तो 11th क्लास में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर ये का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो रेंज जो होता है माइनस डी बाई 4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। और अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो रेंज जो होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4। अब बात आती है सर डी क्या होता है, तो बच्चों डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस। तो अगर मान लो इस फंक्शन का हम लोग को रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें सॉल्यूशन में, कि पहले हम ज्ञात कर लेते हैं रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। ठीक है, तो पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ से डी निकालो पहले, देखो डी बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर
4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1, ये आ गया -3। और अगर डी जो है -3 आया, नेगेटिव आया, जब भी डी नेगेटिव हो बच्चों, और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है ना वो 1 है, दैट इज पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो आपको मालूम है कि ये x² प्लस x प्लस 1 जो होता है, वैसे छोड़ो, इतना जानने जरूरत नहीं है। आप डी निकाला, डी क्या निकला बताओ? डी आपका -3 आया, तो रेंज क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ जो ए का वैल्यू है पॉजिटिव है, मतलब ये वाला केस जा रहा है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है। ए का वैल्यू कितना है इसमें? ए का वैल्यू 1 है, तो पॉजिटिव है ना, तो रेंज जो लिखा जाएगा वो -d/4a से कहाँ पर? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो -d/4a, तो -d/4a से इन्फिनिटी तक। तो d का वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये का वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो ये चीज आ जाएगा। तो इस फंक्शन का रेंज आ गया, इसका रेंज आ गया। इधर आप लोग कॉपी कर लिया होगा, तो कॉपी कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि इस फंक्शन का रेंज निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ जो ये बाहर में लगा है जो फंक्शन ना, वो कैसा फंक्शन है? ये बच्चों log x फंक्शन है। तो ये जो log है ना, ln x है, तो बेस ही होता है इसका। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एज ln x² प्लस x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहोगे कैसे मालूम पड़ा सर? तो ln x का जो ग्राफ होता है y = ln x का, वो ग्राफ ये होता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो रेंज जो होगा ना बच्चों, डायरेक्ट क्या करो कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या था? 3/4। तो log के अंदर आ जाएगा 3/4, और फिर क्या है? इन्फिनिटी। तो इस log के अंदर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये हो गया log 3/4। और बच्चों log इन्फिनिटी जो होता है इस केस में, जब देखो log के अंदर इन्फिनिटी मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो y भी कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है, तो y का भी वैल्यू कहाँ होगा? इन्फिनिटी। ये आपका रेंज हो गया। तो कितना इंटरेस्टिंग रहा कि अंदर वाला जो फंक्शन था ना, इसका रेंज निकाल लो। ये रेंज निकालने का मतलब हुआ इसका इनपुट ज्ञात कर लेना, और इसका इनपुट ज्ञात के कहाँ से कहाँ हुआ? 3/4 से इन्फिनिटी। अब जो ये फंक्शन है ना log, ये ln है, मतलब बेस ई है, तो बेस ई वाला log का फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो अगर इसका रेंज निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका जो वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 3 से 4 तक। तो डायरेक्ट 3/4 पुट किए, ये मिनिमम वैल्यू मिल गया, और इन्फिनिटी पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, और इस तरह से ये रेंज निकल गया। इसका बच्चों देखो ये पूरा क्लियर कब समझ में आएगा? जब मैं 4, 5, 7 क्वेश्चन और कराऊं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं रेंज का केवल इसी का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जो बच्चों से अक्सर छूट जाता है। और ख़ास करके जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ते हैं उसको तो ये टेक्निक मालूम ही नहीं रहता है कि ऐसे भी रेंज निकाला जाता है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।